नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए सिविल सर्विसेज के अगले लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि निम्न पूर्व पाषाण काल की जो स्थल थे नर्मदा नदी घाटी में दो स्थलों की चर्चा की गई थी और दो स्थलों में एक स्थल की चर्चा की गई थी भीम बेटका। ठीक है, भीम बेटका ये यहां से तीनों काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकारी के साक्ष्य पाए जाते हैं। तीनों काल के चित्रकारी के साक्ष्य पाए जाते हैं, है ना, भीमबेटका से। जी, तीनों काल के चित्रकारी के साक्ष्य पाए जाते हैं। कहां से? भीमबेटका। तीनों काल मतलब क्या है? तीनों काल मतलब पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तीनों काल के चित्रकारी के साक्ष्य पाए जाते हैं। अच्छा, ये चित्रकारी कैसी है? ये आरेखित चित्रकारी है। ठीक है, रेखीय चित्रकारी, रेखीय चित्र है, रेखीय चित्र। ठीक है, रेखीय चित्र से मतलब, रेखीय चित्र मतलब जैसे भीमबेटका से मान लिए कि वहां के जो पुरुष वर्ग था वो शिकार पे, बड़े जानवरों के शिकार पे 10-15 दिन बाहर, 20 दिन बाहर रहा। तो जो महिलाएं थी उन गुफा कंदराओं में, ठीक है, तो ये गुफा कंदराओं में वो जैसे शिकार के बाद के दृश्य होते थे या शिकार से संबंधित जो दृश्य होते थे उनको वो पत्थरों के माध्यम से उन गुफाओं के दीवार पे आरेखित करते थे। तो रेखी चित्रकारी की शुरुआत हो जाती है कहाँ से? भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ पे है? ये है एमपी में, और एमपी में रायसेन जिला है, रायसेन जिला। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। इस रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका किन काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो उच्च पुरापाषाण, लगभग भीमबेटका के जो चित्र हैं ये पाए गए हैं 15,000 बीसी से लेकर 15,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक। और इसमें तीनों कालखंड आ जाते हैं, उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के इसमें चित्रकारी के साक्ष्य पाए गए। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्या है भाई? ठीक है, कि ये भीमबेटका से जैसे आरेखी चित्र है कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ चित्र बने हुए हैं, और कुछ ऐसे ही चीजों को शिकार के लिए ऐसे ऐसे, है ना, इसे पकड़े हुए कुछ इस तरह से रेखी, है ना, चित्र इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे व्यक्ति। ठीक है, कि मतलब बड़ा जानवर है उसका शिकार, जैसे आप कोई इस तरह की मूवी आप देखे देखे होंगे तो उसमें क्या है, उत्सव मनाते हैं, आग जलाते हैं, एकदम बैठते हैं उत्सव, क्योंकि उनका क्या है, भोज्य सामग्री, भोजन की सुरक्षा प्राप्त हो गई, तो समझ लीजिए उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भीमबेटका से पाया गया। और ध्यान रहे, ये चित्रकारी की शुरुआत है। आधुनिक सभ्यता में आप पिकासो को जानते हैं, लियोनार्डो विंची को जानते हैं, ठीक है, जिसने मोनालिसा का चित्र बनाया था। ठीक है, तो ये जो बड़े चित्रकार, ये बड़ा आयाम है, इसकी शुरुआत कहाँ से, प्रथम बिंदु कहाँ से भारत में है? तो वो है भीमबेटका। कहाँ से पाया गया है? ये एमपी से पाया गया। किस नदी घाटी में?
चित्रकारी की शुरुआत मानी जाती है, ये है नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, नर्मदा नदी घाटी, है ना, चित्रकारी की प्राचीनतम शुरुआत मानी जाती है। ठीक, कहां से है? भीमबेटका, रायसेन जिले, एमपी में। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक। ठीक है, तीनों डायमेंशन हम चर्चा कर चुके हैं। ये हो गया भीमबेटका। दूसरा हम लोगों ने हथनौरा की चर्चा किया था, यहां मानव की खोपड़ी का साक्ष्य पाया गया। ठीक है, यहीं पे है हथनौरा। हथनौरा यहां जो है होमो इरेक्टस इरेक्टस नामक महिला खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और ये मानव अस्थिपंजर का पहला साक्ष्य भी है। ठीक है, ये तो हो गया पूरा पाषाण काल के, जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और चर्चा हमने कर ही दिया है कि यहां अब ये ध्यान रखिएगा, यहां से जो प्रश्न आपसे बनेंगे आईएएस, पीसीएस, किसी भी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। आईएएस ये देखिए पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इसका मिलन नीलगिरी पहाड़ी है, नीचे पल्ली वगैरह की पहाड़ी। तो दक्षिण भारत में बहुतायत हैंडेक्स प्रकार के पाए गए हैं। तो किसी भी स्थल, किसी पहाड़ी, किसी नदी घाटी, कोरोमंडल तट, ठीक है, या कह लीजिए तमाम किसी तरीके से रिलेट करके उस देश काल खंड का जो है वो औजारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न वो बना सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में कुछ और भी चीजें आप देख लीजिए। कश्मीर का एक स्थल है, ठीक है, एक उत्तर बयनीय स्थल है, इसे हम नवपाषाण काल में देख लिया जाएगा। ठीक है, बिल्ला, ये कर्नाटका साइड में बिल्ला शुरम, ठीक है, बिल्ला शुरम करके एक स्थल है जहां से प्राचीनतम चूल्हे मिले, तम चूल्हे मिले। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, यहां पे विद्वानों की टकराहट है, बट कभी पूछे, क्योंकि अभी स्थायी बस्ती के साक्ष्य नहीं है, अभी शिकार पे आधारित जीवन शैली है, आग से परिचित हैं इस कालखंड के मानव, लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं है। लेकिन उच्च पूरा पाषाण काल जहां पे ब्लेड है, जहां पे होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस नामक प्रज्ञ मानव है। अब यहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल में चकमक उद्योग, ब्लेड संस्कृति, ब्लेड प्रकार के उपकरण का प्रयोग, चकमक उद्योग, ठीक है, मतलब तीखे टाइप के औजार यहां निर्मित होने लगे थे। और इसी काल में आपसे चर्चा होगा, उच्च पूरा पाषाण काल में ये जो बेलन घाटी यहां पे है, यहीं पे लोहदा नाला यहां से अस्थि के मातृ देवी के मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो जाहिर सी बात है कि अस्थि हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, ये लोहदा नाला एक स्थान है, कहां पे है? ये बेलन घाटी में। बेलन घाटी, अब तो याद हो गया होगा बेलन घाटी कहां पे है? हिमालय और मिर्जापुर विंध्यन घाटी के बीच वाला क्षेत्र, मतलब गंगा घाटी का जो मैदान है वो वस्तुतः क्या है? बेलन घाटी है।
ठीक है। तो वहां से क्या प्रस्तुत मिला है, अस्थि के मातृ देवी की जो है मूर्ति मिली है। किस कालखंड का हो सकता है, जहां प्रज्ञ मानव होगा। वह कौन सा कालखंड होगा, उच्च पुरा पाषाण काल, होमोसेपियंस आ रहा। और उसी से संबंधित बिल्ला सुर्रम है, ठीक है, सुर्रम है कर्नाटक में, जहां पे प्राचीनतम चूल्हे भी दिख रहे हैं। बट ये प्रतिकृति ही मान लीजिए, क्योंकि प्रॉपर अग्नि का उपयोग अभी नहीं है। लेकिन यहाँ एक जोन विद्वानों के बीच में कंट्राडिक्शन है, क्योंकि कुछ आधुनिक स्थितियां उच्च पुरा पाषाण काल में ऐसे दिख रही हैं, जैसे चकमक उद्योग, यहाँ आग का उपयोग दिख रहा है, बिल्ला सुरम, प्राचीनतम चूल्हे दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप बिहार में देखेंगे, यहीं पे एक स्थल है पैसरा, पैसरा, ठीक है, पैसरा से बस्ती के साक्ष्य हैं, बस्ती, प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य, ठीक है, प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य हैं। बट स्थायी जीवन अभी नहीं था। पूर्पा, ये सब कहां दिखाई देता है, नवपाषाण काल में। लेकिन अतः इसीलिए उच्च पुरा पाषाण, तो यहां पे जितने भी अभ्यर्थी हैं एकदम ध्यान रखिएगा, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही जगह बदलाव दिखता है पुरा पाषाण काल में। निम्न पुरा पाषाण काल मोटा मोटा जीवन है, स्थिर जीवन है, कोर जैसा उपकरण है, ठीक है, बहुतायत मात्रा में जो है संसाधन है जिसका उपभोग कर रहे हैं मानव। मध्य पुरा पाषाण काल में फलक उपयोग कर रहे हैं, यहां भी अभी जो है सीधा साधा जीवन चल रहा है। लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल में जब होमोसेपियंस जैसा मानव आ जाता है, तो वह मानव इतिहास की दशा दिशा बदलता है। और उस बदलाव के आरेख में ऐसे पॉइंट भी दिखते हैं जहां आग के उपयोग को लेके इतिहासकारों में, ठीक है, कंट्राडिक्शन है कुछ विद्वानों। लेकिन प्रामाणिकता जो है वो नवपाषाण काल को ही दिया जाता। लेकिन कंट्राडिक्शन जहां है वहां आप बारीक नजर रखेंगे, ठीक है, शायद कंट्राडिक्शन वाले पोर्शन से क्वेश्चन उठा दे। और बहुत कुछ परीक्षाओं में ऐसे आ चुके हैं, ठीक है, हायर वगैरह में। तो आप यहां भी उठा सकता है, जैसे बिल्लाशुरम है, प्राचीनतम चूल्हे हैं, पैसरा है, बिहार में है पैसरा, ठीक है, और पैसरा से प्राचीनतम बस्ती है, ये बिहार में है पैसरा, ठीक है, यहां से प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य हैं। तो ये सब जाहिर सी बात है उच्च पुरा पाषाण काल है जहां होमोसेपियंस आया है। बट अभी यहां पे मूलतः क्या है, शिकारी जीवन है, ठीक है, खाद्य संग्रहकर्ता कह लीजिए, उत्पादन करता नहीं, संग्रहण करता, ठीक है, शिकार करते हैं, गुफाओं में रहते हैं, आग अभी प्रॉपर भून के मांस नहीं खाते हैं या भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है, अभी आग से परिचित हैं मानो, पूर्व पाषाण काल में उपयोग की जानकारी नहीं है, कोई आवास नहीं है, गुफाओं में रह रहे हैं, ठीक है, और शिकार पे जो है अधिभारित है, ठीक, उससे संबंधित ये इनकी संस्कृतियों का लेखा जोखा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, पूर्व पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड में था, ये है मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके औजार जो थे वो थे माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म प्रकार के उपकरण,
सूक्ष्म प्रकार के उपकरण। ठीक है, सूक्ष्म प्रकार के उपकरण। ध्यान रहे आप सभी को, यहां ये प्राग इतिहास काल है और यहां सबसे बेस क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस जोन का जो मानव है वो किस प्रकार के उपकरण से युक्त है। आपके समक्ष जो शिक्षक है वो ये डिजिटल पेन और ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही अपनी बातें आप पे रख पा रहा। बेस क्या है उसके हाथ में? ये है डिजिटल पेन कह लीजिए और ये बोर्ड। ठीक है, इससे हमारी पहचान है। इनकी पहचान किससे है? इनकी पहचान ये उपकरण, ठीक है, यूज करने की वजह से होती है, जो इनकी संस्कृतियां विकसित होंगी। तो पीछे के क्लासों में जो आपने कोर, फलक और ब्लेड प्रकार के, वो सीधे पूछेगा आपसे घुमा के कि किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करने वाला व्यक्ति पहली बार अस्थि की मूर्ति बनाया। अब ये प्रश्न बहुत कठिन हो गया, क्योंकि पुराने वो जो अंशाल्व हैं या पुराने आए हुए जो क्वेश्चन हैं उससे मेल नहीं खाएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है कि ब्लेड प्रकार, आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि ब्लेड प्रकार यूज करने वाला मानव उच्च पुरा पाषाण काल का था और उसी समय होमो सेपियंस आया था। उसी ने चित्रकारी शुरू की, उसी ने लोहदा नाला में अस्थि की मानव मूर्तियां बनाई। ठीक है, तो जानिएगा कि उपकरणों से या संसाधनों से कैसे व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हो सकता मध्य पाषाण काल ना पूछे और टिपिकल बनाने के लिए पूछ ले माइक्रोलिथ यूज करने वाला व्यक्ति। आगे संस्कृतियां अभी नहीं बताई गई हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अवेयर रहना होगा। चलिए, मध्य पाषाण काल, अब हम लोग इसे देख लेते हैं कि इसका टाइम जोन क्या है। तो इसका टाइम जोन है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं यहां पे टाइमिंग का बहुत इश्यू नहीं है, बस ये देखिए कि इस जोन में कौन सी संस्कृति आ रही है, किस कारण आ रही है। ये औजार यूज करने की वजह से बहुत बार पूछा गया है। सूक्ष्म प्रकार का उपकरण कौन सा मानो? मध्य पाषाण का। अब ध्यान रखिए, अभी संस्कृतियां देख छोड़ दीजिए, अभी देखिए माइक्रोलिथ जो है या सूक्ष्म प्रकार के जो उपकरण हैं, इसके उपयोग से उस काल, देश काल, परिस्थिति में क्या बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देखेंगे दो प्रवृत्तियां दिखाई दी। ठीक है, दो प्रवृत्तियां दिखाई दी। आइए देखते हैं। मुख्य प्रवृत्ति, ठीक है, मुख्य प्रवृत्ति क्या रही? जिसे हम न्यूज जब आप लगाते हैं तो उसमें एक आता है ब्रेकिंग न्यूज, हमेशा स्लाइड पे दिखाता है कि ब्रेकिंग न्यूज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है वो एकदम फ्लैश में दिखाते रहते हैं। तो आप जिस एरा को पढ़ रहे हैं वहां का पहले एकदम मोटा मोटा जो मुख्य प्रवृत्ति है, जिसके आधार पे और सब जो है चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो क्या है? तो भैया मध्य पाषाण काल का जो इतिहास में देन है वो यही है कि मानव पहली बार पशुओं के मानव जीवन में महत्व को समझ लिया। मतलब मानव पशुओं के महत्व को समझते हुए पशुओं को पालतू बनाने, डोमेस्टिक एनिमल के तौर पे उसका पालन पोषण शुरू किया। पशुओं के महत्व को समझ गया, मतलब पशुपालन की शुरुआत हो गई। ये है आपका ब्रेकिंग न्यूज, पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत, डोमेस्टिक एनिमल। पहली बार मानव पशुओं के महत्व को कैसे समझा, कब समझा?
मध्य पाषाण काल में, किस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में कौन से सॉरी किस प्रकार के औजार के उपयोग करने वाला मानव सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत कर बैठा, या पशुपालन की शुरुआत कौन से औजार के उपयोग करने वालों के लोगों ने किया? माइक्रोलिथ। ठीक है, तो ये है पशुपालन की शुरुआत हो गई। ये तो भैया आपका मुख्य बात थी। ठीक है, अन्य बातें भी कुछ थी। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि इस कालखंड का जो इतिहास में बड़ा योगदान है वो पशुपालन की शुरुआत हो गई। और दूसरा क्या है? दूसरा जो ये है, इसे संक्रमण काल कहा गया है। संक्रमण काल, ट्रांजिशन फेज कहा गया। किसका किसका भाई? पूर्व पाषाण काल पीछे आपने पढ़ा, पूर्व पाषाण काल नव पाषाण काल के बीच में ये ट्रांजिशन फेज में है, संक्रमण काल में है। क्या होता है भाई संक्रमण काल? संक्रमण काल कुछ इस तरह से समझें कि जैसे एक शैशव अवस्था, शिशु जो है, शैशव अवस्था का काल जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो किशोरावस्था वस्तुतः संक्रमण काल ही है जीवन का। कैसा? ऐसा है कि नव पाषाण काल, सॉरी, युवा अवस्था, जब आप युवा हो जाते हैं, और बचपन वाली अवस्था, इसके बीच की जो अवस्था है किशोरावस्था, उसमें बचपन की प्रवृत्तियां विद्यमान होती हैं और युवा अवस्था के भी लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो किशोरावस्था है, ये ना तो युवा अवस्था पूरी तरीके से, ना तो शैशव अवस्था पूरी तरीके से। सेम उसी तरीके से ये जो मध्य पाषाण काल है इतिहास कालखंड में, ये संक्रमण काल का इसमें लक्षण मिलेगा। मतलब पूर्व पाषाण काल की भी प्रवृत्तियां हैं और कुछ नव पाषाण काल जो आने वाला है उसकी भी प्रवृत्तियां दिखाई देती। हाँ, नव पाषाण काल की इनिशियल लेवल की प्रवृत्तियां यहाँ पे दिखाई देंगी, और वही पूर्व पाषाण काल की प्रवृत्तियां तो चल ही रही, लेकिन इस काल का जो मेन मोटिव है, मोटो जो है, वो ये है कि यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये है नर्मदा नदी घाटी। ठीक, ये राजस्थान वाला एरिया है। नर्मदा नदी घाटी में एक स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़, वहीं राजस्थान में एक स्थल है बागौर। बागौर, इन दो स्थलों से पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। बागौर लगभग 5000 BC पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, मतलब आदमगढ़ और बाघौर, ये दोनों स्थलों से पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। आदमगढ़ में सबसे प्राचीन है, लगभग 5000 BC का पशुपालन की शुरुआत, तो ये प्राचीन माना जाएगा, पहला स्थल भी माना जाएगा। ठीक है, तो पशुपालन की खोज जो है, शुरुआत है मध्य पाषाण काल की देन, माइक्रोलिथ यूज करने वाले, ठीक है, मानव की, ठीक है,
देन। तो आप ये देखिए कि ये सबसे प्राचीन स्थल है, बड़ा स्थल भी है। कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, बागौर मध्य पाषाण काल का स्थल है, पशुपालन की शुरुआत है। ठीक, और आप देखेंगे आदमगढ़ एमपी में है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा ये स्थल किस स्टेट में है? एमपी में। ये राजस्थान में है, आरएस में। ठीक है, ये दोनों स्थलों से पशुपालन की शुरुआत होती है। इन दोनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वो है बागौर, जो राजस्थान। लगभग 5000 बीसी पशुपालन की शुरुआत यहां पे दिखाई देती। ठीक, बहुत ऐसी हड्डियां मिली हैं जो डोमेस्टिक एनिमल की दिखाई देती, लेकिन पहला पशु जो आएगा कुत्ता है। ठीक है, वो नवपाषाण काल में बुर्जहोम से प्राप्त होता है। लेकिन पशुपालन की शुरुआत कहां से हो रही है? पशुपालन की शुरुआत हो रही है ये बागौर और आदमगढ़। किस काल के स्थल हैं? ध्यान रखिएगा, बागौर और आदमगढ़ ये हैं मध्य पाषाण काल के स्थल। किस काल के स्थल हैं? मध्य पाषाण काल के स्थल। कौन से औजार यूज करने वाले लोगों द्वारा पशुपालन शुरुआत किया गया? तो आप बता सकते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ। चलिए, ये तो मुख्य प्रवृत्ति हुई, लेकिन इस कालखंड में कुछ क्या ऐसी भी प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पे अगली सभ्यता निर्मित हो रही है? जी हां, वह कौन सी है? तो अब हम लोग देखते हैं कि वह जो है, यहां पे बेलन नदी घाटी है। बेलन नदी घाटी कहां पे है? ये गंगा की घाटी, मतलब प्रयागराज, प्रतापगढ़, यहां पे ये गंगा नदी घाटी, ये है बेलन नदी घाटी। नदी घाटी, यहां से कुछ स्थलों की खुदाई हुई है। जी हां, कौन कौन से हों आइए देखते हैं। तो इसके साइट हम यहां देख लेते हैं। जी, पहला शराय नाहर राय। शराय नाहर राय, ठीक है, कहां पे भाई? ये बेलन नदी घाटी में है। एक जिला है प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ का एक स्थल है सराय नाहर। क्या महत्वपूर्ण है भाई? यहां से 4 नरकंकाल मिले हैं और युद्ध के साक्ष्य मिले हैं। तो युद्ध के साक्ष्य तो भाई आदिमानव है, आदिम सभ्यता है। लड़ाई झगड़ों के साक्ष्य तो वहां पे दिखाई दिखाई ही देंगे। ठीक है, तो आप हमें ये देखना कि यहां से क्या है, 4 नरकंकाल मिले। 4 नरकंकाल। ठीक है, 4 नरकंकाल यहां से मिले। मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य, मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य, मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, कहां से पाए गए हैं? सराय नाहर राय। कहां स्थल है? प्रतापगढ़ में है। किस यूपी आजकल है? ठीक है, अभी गंगा घाटी का मैदान है। उस समय क्या नाम दिया गया था? बेलन घाटी। तो बेलन घाटी में सराय नाहर राय किस कालखंड का स्थल है? मध्य पाषाण काल। ठीक है, आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा स्थल यहां से हमें जो इंपॉर्टेंट है वो है दमदमा। दमदमा, ठीक है, दमदमा। ठीक है, दमदमा कहां पे है? ये भी प्रतापगढ़ में है, बेलन घाटी का स्थल है। और यहां से क्या मिला है? यहां से 3 नरकंकाल मिले। 3 नरकंकाल मिले। ठीक है, दमदमा से 3 नरकंकाल मिले। ठीक है, और आप देखेंगे कौन से स्थल हैं? तो महदहा यहां से मिला है, महदहा। ठीक है,
मैदाह से क्या प्राप्त हुआ है? अब ये मैदाह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मैदाह से भाई युगल समाधान मिले। क्या है? युगल समाधान। ठीक है, युगल समाधान मिले हैं। अच्छा, ये युगल समाधान क्या है भाई? युगल समाधान कुछ ऐसे है, समझ लीजिए। ये रहा, ठीक है। ठीक, युगल जो समाधान था, इसमें एक पुरुष है और एक स्त्री है, और स्त्री के गले में मृग सिंह की एक माला है। ठीक है, ये युगल समाधान है, और इस समाधान में एक स्त्री एक पुरुष दिखाई दे रहा है, और जो स्त्री है उसके गले में एक मृग सिंह की माला है। मृग सिंह की क्या है? माला है। ठीक है, तो भाई मृग सिंह की माला है, कौन सा मतलब है? युगल समाधान कौन सा मतलब है? तो आप देखिए, ये जो प्रतीक है कहां से? पहले मैदाह से है। ये मैदाह किस काल का है? मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, घुमा के पूछा, समाधान से की प्रक्रिया किस काल की देन है? कहां से मिला? कहां स्थल है? प्रतापगढ़ में। किस नदी घाटी में? बेलन नदी घाटी में। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो मृग सिंह की माला है और महिला के गले में मृग सिंह की माला है, मतलब उस काल में जब आदिम सभ्यता है, फिर भी स्त्रियां सौंदर्य चेतना से क्या हो रही हैं? यहां पे युक्त हैं। मतलब इनकी सौंदर्य चेतना जो है, मृग सिंह की माला क्या बता रहा है? ये सौंदर्य, है ना, चेतना से युक्त हैं। मतलब आजकल आप देख रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आधुनिक समय में, और सौंदर्य चेतना का पहला साक्ष्य कहां से दिखाई दे रहा है? मैदाह से। किस काल में? मध्य पाषाण काल। कौन सा मानव था उपयोग करने वाला औजार? माइक्रोलिथ वाला मानव था, जिसने समाधान की पद्धति सीख ली थी। ये बहुत बड़ी बात हो रही है। समाधान की पद्धति, हम आधुनिक मानव भी समाधान से की प्रक्रिया से गुजरते हैं। समाधान हम लोगों के भी कल्चर में होता है। शुरुआत कहां से हो रही है? मध्य पाषाण का। कौन सा इस्तेमाल औजार इस्तेमाल कर रहा था? माइक्रोलिथ या सूक्ष्म। कहां से? मैदाह से। कहां पे स्थल? प्रतापगढ़। कौन सी नदी घाटी? बेलन नदी घाटी में। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों ये ऐसा हम बार बार बता रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे हमने पहले क्लास में क्या बताया कि एंशिएंट इंडिया में दो ही प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं। एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता में वह कौन सी प्रवृत्ति है जो निरंतर गतिमान है और वर्तमान तक उसके अस्तित्व हैं? क्या इसके अस्तित्व हैं अभी तक? हाँ है। शुरुआत मैदाह से है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे मानव सभ्यता, विकसित मानव सभ्यता, जो संस्कार, समाधान संस्कार आज फॉलो हो रहा है, उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? यही इतिहास की देन है। ठीक है, तो ये आ गए मैदाह, यहां से मृग सिंह। आगे जो इंडस्ट्री मिलेगी, आप देखते हैं फैशन डिजाइनर रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा, आजकल बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, या ज्वेलरी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी एकदम सूरत हीरा का, ठीक है, व्यापारी, इस तरह से करके, तो आप देखेंगे इसकी शुरुआत सबसे पहले ऐतिहासिक रूप में कहां से? मैदाह। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है युगल समाधान मैदाह से मिल रहा है। मैदाह से और क्या मिल रहा है भाई? तो मैदाह से आप देखेंगे तो मैदाह से बूचड़ खाना भी मिलेगा। क्या मिलेगा? बूचड़ खाना भी मिलेगा।
बूचड़ खाना, है ना, बूचड़ खाना, ये क्या होता है? शेल्टर हाउस, आज भी पशुवध होते हैं, मांस वगैरह उद्योग, वो कहां से है? मैदाह से। बूचड़ खाना, शेल्टर हाउस। सबसे पहले पशुवध कक्ष या शेल्टर हाउस किस प्रकार के औजार को उपयोग करने वाला मानव द्वारा शुरू किया गया? प्रश्न कठिन हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं तो आपके लिए कोई, क्योंकि आज भी बूचड़ खाने हैं और इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल से है। मैदाह है जो प्रतापगढ़ में है, जो बेलन घाटी में, जो मध्य पाषाण माइक्रोलिथ यूज करने वाला मानव कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते। और पूरा बेलन घाटी कहाँ पे है? तो ये हिमालय की तराई से लेके विंध्य रेंज के बीच में है, गंगा घाटी मैदान में है। पूछ लिया किस जिले से मिला, तब रटना नहीं। उसमें आप देखेंगे विकल्प में एक तमिलनाडु का जिला होगा, एक महाराष्ट्र का होगा, एक आसाम या एक इधर का होगा। यहाँ पूरे इस एरिया से एक परिचित होगा। आप बता दीजिए हाँ उस क्षेत्र की संस्कृति है ना, कोई पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, वो पूरा प्रभाव, संस्कृतियों का अपना प्रभाव होता है, तो वो उसके माध्यम से जानना चाहता है। और रट्टू व्यक्ति क्या करते हैं? वो तथ्य रटते हैं, और आप समझ के आधार पर करेंगे और चीजें आसान हो जाएंगी। इसीलिए हम एक ही तथ्य को विभिन्न डायमेंशन में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपको चुनौती ना दे पाए। ठीक है, हमारा ये प्रयास है। चलिए, मैदाह से हो गया, बूचड़ खाना हो गया, ठीक है। और बहुत बड़ी घटना क्या हुई? समाधान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सराय नहर राय, दमदमा हो गया, मैदाह, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे एक स्थल है चोपानी मांडो। मांडो, ठीक है, चोपानी मांडो बेलन घाटी में ही है। क्या फेमस है यहां से? चोपानी मांडो जो है, यहां से अनगढ़ टाइप के, अनगढ़ टाइप के मृदभांड, अनगढ़ टाइप के मृदभांड पाए गए। सर ये अनगढ़ टाइप के मृदभांड क्या होते हैं? तो भैया अनगढ़ टाइप के मृदभांड मतलब ऐसे मृदभांड आपने देखा होगा, दीपावली आने के पहले छोटे छोटे बच्चे जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हुए खेलते हैं, अपना घर बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, खेल, लेकिन वो प्रॉपर इस्तेमाल वाले वो बर्तन होते नहीं हैं, लेकिन एक आकृति प्रतिकृति जरूर दिखती है कि ऐसा जो है बर्तन की आकृति होती है। ठीक है, तो वैसी आकृतियां कुछ अनगढ़ मृदभांड की शुरुआत कहां पे हो जा रही है? चोपानी मांडो से। और ध्यान रखिएगा, यही प्रवृत्तियां आगे चल के नवपाषाण काल में जब अग्नि के उपयोग की जानकारी मानव सीख जाएगा, स्थायी जीवन सीख जाएगा, तो वहां से प्रॉपर कुम्हार के चाक के माध्यम से बर्तन, मिट्टी के पके हुए बर्तन बनाए जाने की कल्चर शुरू हो जाए। लेकिन उसके प्रारंभिक बिंदु पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे अनगढ़ टाइप के मृदभांड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आइए और क्या यहां उपस्थिति है? तो यहां पे वन्य धान के साक्ष्य मिले हैं, वन्य धान के साक्ष्य मिले हैं। वन्य धान के साक्ष्य मतलब ये है कि ऐसे अनाज के साक्ष्य मिले हैं, धान के जो बीज था ऐसा था जो जंगली प्रकार का था। आपसे पूछ सकते हैं कि जंगली जो है धान के बीज कहां से मिले हैं? तो कहां? चोपानी मांडो। चोपानी मांडो किस काल का स्थल है बाबू? तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, वन्य धान सबसे पहले प्रयोग करने वाला मानव कौन था? माइक्रोलिथ यूज करने वाला मानव। समझ गए? ये हो गया। अच्छा, क्यों हम इसकी तफसीस यहां कर रहे हैं? क्योंकि आगे के जो क्लास में नवपाषाण काल में आप देखेंगे प्रॉपर कृषि, प्रॉपर सीड आपको मिलेगा, बीज मिलेगा, प्रॉपर खेती मिलेगी आपको,
लेकिन यहाँ पे क्या है, जंगली धान की उपस्थिति, अनगढ़ मृदभांड, ये संकेत कर रहा है एक व्यवस्थित संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति की तरफ। लेकिन अभी क्या है, यहाँ संकेत है, यहाँ प्रॉपर, जैसे बिल्ला सुरगम से आप देख कर्नाटका में चूल्हे की आकृति मिली है, लेकिन अभी चूल्हे के तौर पे प्रामाणिकता की अग्नि की उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पे विद्वानों का जो है अभी मतभेद है। अभी तक जो मान्य है वो नवपाषाण काल में ही आगे के उपयोग की जानकारी है, ठीक है। लेकिन यहां सांकेतिक साक्ष्य है, तो प्रश्न यहां से बन सकता है, ठीक है। चलिए, और यहां पे आप देखेंगे एक स्थल और है, उसका नाम है लेखहिया, ठीक है, लेखहिया, लेखहिया, लेखहिया से सत्रह मानव कंकाल मिले, 17 मानव कंकाल मिले, कंकाल मतलब सर्वाधिक मानव कंकाल। लेकिन अभी जो है दमदमा से 41 या 43 समाधान के साक्ष्य हैं, ठीक है जी। दमदमा से ही एक हाथी का लटकन मिला है, हाथी का लटकन, जो उसका दांत होता है उसका लटकन यहीं से प्राप्त हुआ, दमदमा से। और 41 समाधान के साक्ष्य कहां से हैं, दमदमा से। किस काल का स्थल है, मध्य पाषाण काल का। कौन सा टूल्स इस्तेमाल करता है मानो, माइक्रोलिथ, ठीक है। तो अब सभ्यताएं धीरे धीरे अग्रसित हो रही हैं एक ग्रामीण, प्रॉपर ग्रामीण सभ्यता के तहत। ऐसे आयाम यहां पे उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम अगले चरण की तरफ, ये केवल तथ्य नहीं है, एक आदिम सभ्यता कैसे धीरे धीरे प्रॉपर ग्रामीण सभ्यता के तरफ, सुव्यवस्थित ग्रामीण सभ्यता के तरफ आगे बढ़ रही है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे नवपाषाणी क्रांति कहा गया है, और वो क्रांति वही होगा जिससे एक ग्रामीण प्रॉपर संस्कृति मिलेगी, और उन संस्कृतियों के जो आधारभूत तत्व हैं उसके बिंदु मध्य पाषाण काल में दिखाई दे रहे हैं। जैसे पशुपालन, मानव द्वारा पशुपालन की खोज हो जाना, महत्व को समझ लेना, ये दिखाता है कि मानव जाने अनजाने में ही पशुओं को महत्वपूर्ण माना, लेकिन वो नगरीकरण में प्राथमिक सेक्टर का विषय वस्तु हो जाता है पशुपालन। समझ रहे हैं, पशुपालन जो है ये प्राथमिक सेक्टर का विषय हो जाता है। प्राथमिक सेक्टर का विषय क्या है, कृषि, पशुपालन। तो पशुपालन जैसी गतिविधि कहां पे आ जा रही प्राथमिक सेक्टर का, मध्य पाषाण काल। तो आप देखिए इसके माध्यम से हम लोग आगे, तो ये है दमदमा, ध्यान रखिए। लेखैया है मिर्जापुर में, 17 मानव कंकाल सर्वाधिक है। दमदमा है जहां से हाथी का लटकन मिला है, 3 नरकंकाल प्राप्त हुआ है। मैदाहा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहां से युगल समाधान, एक स्त्री और पुरुष है। हाँ, युगल समाधान से एक आशंका ये भी प्रकट होती है कि जैसे आप यहां युगल समाधान देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे लोथल और कालीबंगा से भी युगल समाधान मिलता, लोथल से 3 और कालीबंगा से 1, ठीक है। ये बताता है कहीं युगल समाधान के माध्यम से सती प्रथा जैसी कुरीति का आगमन तो नहीं।
आगे चल के गुप्त काल में भानुगुप्त का एक एरण अभिलेख मिलता है 510 ईस्वी में, जहां पे सती प्रथा के प्रॉपर साक्ष्य की जानकारी मिलती है। लेकिन ये युगल समाधान उस ओर हमें ध्यान केंद्रित करता है, स्त्रियों की दशा दिशा कहीं नकारात्मक पक्ष को तो नहीं, ये युगल समाधान, क्योंकि आगे की भी सभ्यता में युगल समाधान दिखाई देगा। लेकिन इस युगल समाधान के माध्यम से जो गले में मृग सिंह के छल्ले हैं, इससे यह पता चलता है कि महिला सौंदर्य चेतना के प्रति जागरूक हो चुकी थी और यहां से सौंदर्य उद्योग का आगे बड़ा आगमन होने वाला है। और जैसे ही नगरीकृत सभ्यता हड़प्पा में जाएंगे, वहां पे श्रृंगार बाक्स, सिंदूर, मृग, वो जो मनके की माला, ये सभी चीजें, लिपस्टिक, ये सभी चीजें हड़प्पा सभ्यता में मिलेगी। इससे ये पता चल रहा है सौंदर्य चेतना मध्यपाषाण काल। लेकिन इससे प्रॉपर एक नगरीय सभ्यता जब आएगी, जहां स्त्री की स्थिति अच्छी होगी, तो वहां उससे उसके आर्थिक आयाम को परिभाषित करने वाले आधारभूत तत्व वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मध्यपाषाण काल था। माइक्रोलिथेस लगभग 10,000 से 4,000 बीसी के बीच की सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ पे बेलन घाटी और ये जो बागौर और आदमगढ़ है, यहां से पशुपालन की, ठीक है, शुरुआत हो रही है। और जो सब प्रवृत्तियां हैं वो बेलन घाटी में हैं। चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, दमदमा, मैदहा और लेखहिया। और मध्य पाषाण काल से एक और स्थल है संघावों की गुफाएं। ये भी स्थल जो है संघावों की गुफा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। एक कह लीजिए सिंघावल, ये जो पूर्व पाषाण काल में एक यही एमपी में एक स्थल है सिंघावल। यहां से ज्वालामुखी की राख मिली है। मुखी के निक्षेप मिले, निक्षेप, ठीक है। सिंघावल ये एमपी में है, सोन नदी के तट पे है। तोवा ज्वालामुखी है भैया। कौन सा है? तोवा, तोवा ज्वालामुखी है। और तोवा ज्वालामुखी आप देखेंगे ये लगभग इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा में है। उसकी राख यहां पे मिलती है। तो कभी वो प्लेट टेक्टोनिक से आसपास रहे होंगे, जो भी है। तो यहां पे सोन नदी के किनारे सिंघावल जगह है। आपसे पूछ लेगा सिंघावल किस काल का है, तो पूरा पाषाण का। संघावों की गुफा किस काल से है? मध्य पाषाण का। ठीक है, ठीक है, ये मध्य पाषाण काल और यहां संघावों की गुफा। और इतने स्थल से आपसे प्रश्न यहां पे पूछा जाएगा। संक्रमण जोन है, ठीक है। संक्रमण जोन की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? पशुपालन की शुरुआत है। मानव प्राथमिक सेक्टर जैसी गतिविधि में इंटर कर रहा, जाने अनजाने में पशुओं के महत्व को पहली बार समझ रहा है इतिहास की धारा में। और उससे संबंधित जो सब पॉइंट हैं कि सौंदर्य चेतना और मानव समाधान से परिचित हो रहा मध्य पाषाण काल में। और इसके पहले हम बता चुके हैं समाधान की रीत से सबसे पहले परिचित कौन सा मानव था? निंडरथल। ठीक है, समाधान की रीत से परिचित कौन सा मानव सबसे पहले था? परिचित सबसे पहले जो मानव था, सबसे पहला मानव वह था निंडरथल। ठीक है, निंडरथल। ठीक है, तो ये रहा मध्य पाषाण काल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
अगली संस्कृति के बारे में जानते हैं। नियोलिथिक एज, अभी देखिए पुराने जो एनसीईआरटी में है वो 9000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। कुछ नई एनसीईआरटी हैं जो 4000 से मानती हैं, ठीक है, 6000 4000 इस तरह से। आप पुराने रामशरण शर्मा से ही अभी देख लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि नवपाषाण की संस्कृतियां जो है वो 9000 के आसपास भारत के बाहर में थी, भारत में लगभग 4-5 हजार के आसपास दिखाई देती, ठीक है। लेकिन हम क्यों रामशरण शर्मा को अभी यहां रखना उचित मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कृषि की शुरुआत है वो लहुरा देव से है और लहुरा देव में 9000 बीसी के चावल के साक्ष्य मिले। तो इसके तहत हम लोग पुष्ट करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए इस काल की मुख्य प्रवृत्ति देखते हैं। मुख्य प्रवृत्ति, सबसे बड़ी जो खोज हुई वो है इस काल में मानो अग्नि के उपयोग की जानकारी सीख जाता है। ठीक है, अग्नि के उपयोग की जानकारी सीख जाता है। अग्नि की उपयोग की जानकारी अर्थात अग्नि की उपयोग मतलब ये कहिए आग के उपयोग या टेम्परेचर ज्ञान सीख जाता है मानो। और जैसे ही टेम्परेचर ज्ञान हुआ मानव को, ठीक है, टेम्परेचर का ज्ञान हुआ, तुरंत कृषि की शुरुआत हो जाती है। कृषि की शुरुआत हो जाती है। क्यों? जैसे टेम्परेचर ज्ञान हो जाएगा तो मानव को ये पता चल जाएगा कि रबी, खरीफ, जायद जैसी फसलें जो विभिन्न टेम्परेचर पे आधारित होती हैं वो वस्तुतः किस कालखंड में बोई जाए। ठीक है, तो टेम्परेचर के ज्ञान से कृषि करना संभव हो जाता है। और जैसे ही कृषि शुरू होती है फिर स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, स्थायी जीवन की मानव द्वारा शुरुआत हो जाती है। स्थायी जीवन शुरुआत होने के बाद आप देखेंगे कुम्हार के चाक का प्रयोग शुरू हो जाता है। प्रयोग शुरू हो जाएगा। कुम्हार का चाक प्रयोग होगा, बर्तन बनेगा, मिट्टी के बर्तन पकाए जाएंगे, पक्के मिट्टी के बर्तन बनने लगेंगे, स्थायी जीवन होगा। तो जाहिर सी बात है इन सभी के आधार पे क्या हो जाएगा,
एक ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत हो जाएगी। ग्रामीण संस्कृति की क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉपर ग्रामीण संस्कृति जो है आ रही है कहां पे? नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में प्रॉपर ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत माने जाते हैं। नाम किसने दिया था नवपाषाण काल? एक है जॉन लुबाक। जॉन लुबाक महोदय हैं, जिन्होंने 1865 ईस्वी में, ठीक है, 1865 ईस्वी में इन्होंने नवपाषाण काल का नामांकन किया। ठीक है, नवपाषाण काल का क्या किया? नामांकन किया। पुस्तक कौन सी थी? वो इनकी जो पुस्तक थी, प्री हिस्टोरिका इंडिया। इसी, ठीक है, पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले नवपाषाण काल का नाम दिया। ठीक है, तो आप देख लिए कि नवपाषाण काल अभी डिटेल में बाकी है। इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या हुई? मानो शिकारी जीवन के साथ साथ खाद्य संग्राहक से के साथ साथ अब खाद्य उत्पादक बन गया। अग्नि के उपयोग की जानकारी सीख लिया, जिससे पका के भोजन बनाना, पके बर्तनों का इस्तेमाल करना, और इसकी वजह से स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाती है। और जब मानव स्थायी जीवन की शुरुआत करने लगा, ठीक है, तो ग्रामीण स्थायी संस्कृतियों का विकास हुआ, जिससे ग्रामीण संस्कृति पनपी, फली फूली। ठीक है, कुम्हार के चाक का प्रयोग, लकड़ी के, ठीक है, चक्के का प्रयोग, जिससे क्या हुआ? वस्तु को एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हुई। अब यहां पे इसी को नवपाषाणी क्रांति कहा गया। ठीक है, क्रांति क्या है? पहले के बाद दूसरे इस चरण में मानव स्थायी जीवन, आग के उपयोग, टेम्परेचर ज्ञान से युक्त हो रहा है, और एक प्रॉपर ग्रामीण संस्कृति का यहां पे विकास हो रहा है, जिससे इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों पे के आधार पे आगे फिर हम लोग नगरीय सभ्यता की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे किस तरह से नियोलिथिक यूज करने वाला मानव पॉलिशदार औजार, नियोलिथिक प्रकार के औजार इस्तेमाल करने वाला मानव ग्रामीण संस्कृति, प्रॉपर ग्रामीण संस्कृति यहां पे दिखाई पड़ती है, यह जन्मदाता भी कह लीजिए। इसी को नवपाषाणिक क्रांति कहा गया। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसी के पैरेलल एक सभ्यता चल रही है, ताम्रपाषाणिक, पहली धातु को उपयोग करने वाली ग्रामीण संस्कृति। ये तो प्रॉपर नियोलिथिक, अभी पत्थरों के औजार से युक्त जो है ये सभ्यता है। इनकी मुख्य प्रवृत्तियां चर्चा हो चुकी हैं। इनके आधार, इनके ये जो प्रवृत्तियां हैं, इसके स्थल कौन से हैं, उसे हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि पिछले मध्यपाषाण काल में केवल पशुपालन से हम परिचित हो पाए थे, शिकारी जीवन ही था, कोई स्थायी जीवन नहीं था। आग के उपयोग, आग से परिचित पहले से ही है मानो, लेकिन उपयोग की जानकारी यहां आ रही।
और आग का उपयोग कौन किया था? होमो इरेक्टस। आपसे चर्चा हुआ, होमो इरेक्टस नामक मानव जो है आग के उपयोग की शुरुआत करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर ज्ञान से क्या सुलभ हो पाया। जब मानव टेम्परेचर का ज्ञान, आग के उपयोग का जानकारी पाया, तो कृषि सहज हो गई, स्थायी जीवन और पक्की मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत हो गई, जिससे एक प्रॉपर ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम देखते हैं किन किन स्थलों से इसकी प्राप्ति है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।